हेलो फ्रेंड्स। तो हमारे इन्वेस्टमेंट मॉडल के डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोग एक बार रिविजिट कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए हैं। तो हमारे डिस्कशन का एजेंडा था कि हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझें, जैसे सेविंग्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, टू इन्वेस्ट और टू कंज्यूम क्या होता है। ये दोनों हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद शुरुआत के सालों में कैसा हमारा तरीका था इन्वेस्टमेंट का, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था, जो मेजरली पीपीपी मॉडल होता था जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक बहुत ज्यादा रहता था, विच वॉज अप्रोक्सीमेटली 70 to 80%। इसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद एक मेजर शिफ्ट आया हमारे इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में, जिसमें हम लोग प्राइवेट सेक्टर को काफी स्पेस देने लगे इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। तो ये 3 टॉपिक हमारे आज के वीडियो का एजेंडा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। एज द नेम सजेस्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, मतलब इंडिया के बाहर बेस्ड अगर कोई कंट्री इंडिया में आ करके इन्वेस्ट करती है, कुछ पैसे लगाती है कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए कि वो पैसे लेकर के वो वापस अपने कंट्री जाएगी, तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। ये अक्सर 2 तरीके का होता है, एक हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक हुआ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। काफी दिनों तक ये कंफ्यूजन कि किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को एफडीआई के कैटेगरी में डाला जाएगा और किस तरीके के इन्वेस्टमेंट को एफपीआई की कैटेगरी में डाला जाएगा, ये कंफ्यूजन बहुत ही दिनों तक बना रहा था। बट सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडीज वैसे बॉडीज को कहा जाता है जो लॉ ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बने होते हैं। तो सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेबी एक्ट की वजह से फॉर्म हुआ है, और इस बॉडी ने डिफरेंशिएट किया इन दोनों के बीच में और ये कहा कि अगर कोई बाहर से आने वाली कंपनी इंडिया के कंपनी में बोर्ड मेंबर्स के बीच में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से कम है तो इसको हम लोग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहेंगे। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अक्सर स्टॉक एक्सचेंज में लगाया जाता है। इसको समझने के लिए एक फॉरेन कंपनी को अज्यूम करते हैं जिसका नाम है फॉरेन ए, और एक इंडियन कंपनी को अज्यूम करते हैं जिसका नाम है इंडियन कंपनी IA। ये फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी में आकर के इन्वेस्ट करेगी और ये इंडियन कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। तो जैसे जैसे IA को प्रॉफिट होगा, FA को भी प्रॉफिट होगा क्योंकि इसने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है। जब जब IA को लॉस होगा तब तब FA को भी लॉस होगा। तो अक्सर FA इस लॉस को बियर नहीं करती है और अपना पैसा इस कंपनी से समेट करके वापस चली जाती है। 2012-13 के आसपास जो इंडियन करेंसी में काफी गिरावट आई थी सब प्राइम क्राइसिस इन यूएस की वजह से, उसकी भी मेजर रीजन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही रहा था। उस साल ऐसा कुछ हुआ था कि यूएस की फेडरल रिजर्व ने 2011-12 में ये स्टेटमेंट दिया था कि 2008 के सब प्राइम क्राइसिस से अब यूएस उभर रहा है, तो अब हम लोग इंटरेस्ट ज्यादा पे करेंगे जो भी कंपनी मेरे कंट्री में आकर के इन्वेस्ट करेगी। तो क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था तो ये सारे फॉरेन कंपनीज सोचने लगे कि हम बाहर की कंट्री में क्यों जाकर के इन्वेस्ट करें, अगर मेरी अपनी कंट्री में मेरे को इंटरेस्ट रेट फॉर इन्वेस्टमेंट ज्यादा मिल रहा है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ दीज कंपनीज अपना बोरिया बिस्तरा संभाल करके सारे पैसे जो इन्वेस्ट किए थे वो ले करके कंट्री से वापस चले गए थे। तो फॉरेन करेंसी की कंट्री में डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि ये वापस हमारे कंट्री से जा चुके थे। अगर एक्सचेंज रेट में देखा जाए तो ये एक्सचेंज रेट हमेशा बैलेंस्ड रहेगा अगर इन दोनों का डिमांड एंड सप्लाई कांस्टेंट रहता है, क्योंकि इसका डिमांड बढ़ गया तो ऑब्वियसली इसका डिमांड कम हो गया और रुपी डीवैल्यू कर गई थी। यही वजह था कि 2012-13 में इंडियन करेंसी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर किया जाए
तो ये कंपनीज जो इंडिया में आती हैं ये अक्सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख करके आती हैं। इनकी वजह से नौकरियां भी मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड एक फॉरेन कंपनी है, लेकिन फोर्ड की काफी सारी फैक्ट्रीज आप इंडिया में भी देखोगे। तो ये कंपनी बेसिकली बाहर की बेस है, लेकिन इंडिया में आकर के इन्वेस्ट कर रही है कि हम यहीं पे गाड़ियां मैन्युफैक्चर करेंगे और यहीं पे गाड़ियों को बेचेंगे। इसकी वजह से ये लोग इंडिया में टेक्नोलॉजी भी दे दिए, अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाए हैं और लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल होता है, क्योंकि अगर करेंसी का फ्लक्चुएशन होगा तो ये बहुत कॉस्टली पड़ेगा फोर्ड को कि वो इंडिया के सारे ऑपरेशंस एंड फैक्ट्रीज को क्लोज करके वापस चली जाए। इसलिए एफडीआई बहुत ही लॉन्ग टर्म होता है और काफी स्टेबल भी होता है। क्योंकि फोर्ड डायरेक्टली खरीद बिक्री कर रहा है रिटेल मार्केट में, इसलिए वो प्राइमरी मार्केट से ताल्लुक रखता है। वेराज हम लोग जैसा डिस्कस किए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता है, इसलिए उसको सेकेंडरी मार्केट का पार्टिसिपेंट कहा जाता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की वजह से कोई डायरेक्ट इंक्रीज नहीं होता है एम्प्लॉयमेंट में, लेकिन एक इनडायरेक्ट तरीके से एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन टोबैको कंपनी आईटीसी, ये इंडिया की अपनी कंपनी है। कोई अगर फॉरेन की कंपनी आकर के आईटीसी में अपना पैसा लगाती है, क्योंकि आईटीसी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहा है, तो आईटीसी के पास कैपिटल और बढ़ जाएगा, इसके पास और पैसा रहेगा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके, क्योंकि इसको पैसा फॉरेन कंपनी एफए से भी मिल रहा है। तो क्योंकि आईटीसी अपना बिजनेस और एक्सपैंड कर पाएगा तो वो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। सो इनडायरेक्टली एफए की वजह से आईटीसी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पा रही है, लेकिन ये कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसा मेंशन करते हैं कि देयर इज नो डायरेक्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो की एक और खास बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर नहीं करती है, ये सिर्फ मनी के इनफ्लो या आउटफ्लो पर फोकस करती है, और इसी वजह से ये शॉर्ट टर्म भी होती है और अनस्टेबल भी होती है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था 2012-13 की क्राइसिस के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ स्पेशल सेक्टर जोन्स भी देखते हैं। स्पेशल सेक्टर जोन्स का कैटेगरी इसलिए अलग से बनाया गया है क्योंकि आउट ऑफ द 3 बेसिक इंडस्ट्रीज, दैट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, ये सेक्टर स्पेसिफिक जोन्स जो हैं वो किसी एक सेक्टर में या मल्टीपल सेक्टर्स में काम करेंगे, लेकिन इनका फोकस सेक्टर का ही होता है। इसका एक मेजर एग्जांपल जो पहले इंडिया में था वाज एसईजी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनती है। एसईजी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एसईजी एक्ट से पास होकर के बनी है। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव हमेशा से एक्सपोर्ट ही रहा था, और ये एक्सपोर्ट बोथ सर्विसेज एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पार्टिसिपेंट रहा था। इंडिया में काफी सारे एसईजीज में आईटी सेक्टर का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा रहा है। ये एक गवर्नमेंट लैंड होता है जिसको कि टेरिटरी आउटसाइड इंडिया का दर्जा दिया जाता है। सो इट इज स्यूडो टेरिटरी आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इनसे कस्टम्स ड्यूटी नहीं लिया जाता है फॉर देयर एक्सपोर्ट आउटसाइड द कंट्री, सो दे डू नॉट पे कस्टम्स ड्यूटी। इसीलिए इनको ये कहा जा रहा है कि ये लोग टेरिटरी आउटसाइड इंडिया हैं। लेकिन एसईजीज में काफी सारे इश्यूज धीरे धीरे दिखाई देने लगे, और 2018-19 में गवर्नमेंट ने काफी सारे नोटिफिकेशंस जारी किए कुछ एसईजीज को क्लोज करने के लिए। इनका प्रॉब्लम ये था कि इनको कस्टम्स ड्यूटी पे नहीं करना पड़ता था अगर एक्सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि इनको स्यूडो टेरिटरी आउटसाइड इंडिया समझा जाता था, तो जब भी इनका माल कंट्री के अंदर बिकेगा तब इनको कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट के लिए देना पड़ जाता था। सो दे हैड टू पे कस्टम्स ड्यूटी इफ द प्रोडक्ट्स वेर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। तो ये इनके लिए बहुत ही महंगा पड़ जाता था। सेकेंड इशू जो काफी मेजर इशू है एसईजी के बारे में was underutilization of land. Underutilization of land इस हद तक था कि 25,000 हेक्टेयर की जमीन एसईजीज में
अभी भी फैलो रखी हुई है, इसका कोई यूज नहीं हो पा रहा है। और तीसरा इशू ये था कि अगर ये जमीन खाली पड़ी हुई है तो इसको डोमेस्टिक लैंड यूजेज के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए, इसके लिए भी कोई प्रोविजन नहीं था, कोई प्रावधान नहीं थी, और इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम था फॉर डोमेस्टिक लैंड यूजेज ऑफ दीज अंडर यूटिलाइज्ड लैंड्स ऑफ एसईजीज। एक और सिली सा प्रॉब्लम ये था कि जब एसईजीज बनाए गए थे तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की गई थी, लेकिन इस तरीके का कोई क्लियरेंस एसईजीज को बड़ी आसानी से नहीं मिल पाता था। इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से रिसेंटली गवर्नमेंट ने NIMZ, जो मेक इन इंडिया के तहत बन रहा है, NIMZ नेशनल इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन है, जिसका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ोतरी देने के लिए कुछ स्पेशल जोन्स को डिक्लेयर करें। हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, इसको समझने के लिए हम लोगों को बाकी सारे कंट्रीज के कुछ ट्रेंड्स को समझने की जरूरत है। यूजुअली इकोनॉमी जब ट्रांजिट करती है तो वो पहले प्राइमरी मार्केट में फोकस करती है, फिर सेकेंडरी मार्केट मतलब मैन्युफैक्चरिंग में फोकस करती है, और लास्टली वो टर्शरी मार्केट मतलब सर्विसेज सेक्टर में फोकस करती है। लेकिन इंडिया के केस में क्या हुआ था कि हमारा इनिशियल फोकस प्राइमरी मार्केट में रहा था और डायरेक्टली सर्विसेज सेक्टर हमारा नेक्स्ट फोकस हो गया था। इसकी वजह से एक लार्ज पूल ऑफ टैलेंट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर सकती थी, ये अनएम्प्लॉयमेंट फेस करने लगी और इसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स भी आने लगे थे। इसलिए गवर्नमेंट ने इस बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को काफी ज्यादा फोकस करने की एजेंडा बना ली है, और इसलिए इन्होंने मेक इन इंडिया 1 एंड मेक इन इंडिया 2.0 का भी लॉन्च किया है। NIMZ के कुछ मेजर एडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि ये लोग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अंडर जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट पॉलिसी। जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट पॉलिसी वैसे पॉलिसी को कहा जाता है कि आपका एनवायरमेंट पर जीरो इफेक्ट रहेगा और जो भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसमें जीरो डिफेक्ट रहेगा। तो इसलिए ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ चार्जेस उठाने को तैयार है, इसीलिए उसको इंसेंटिवाइजेशन का दर्जा दिया जा रहा है। एक और एडवांटेज NIMZ के एरिया में प्रोड्यूस्ड गुड्स का ये भी रहेगा कि ये लोगों को कैपिटल गेन्स टैक्स का एग्जेम्पशन रहेगा। कैपिटल गेन्स टैक्स वैसे टैक्स को कहा जाता है जो कुछ नए कैपिटल को गेन करने पर टैक्स पे करने की जरूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई जमीन मान लेते हैं कि कोई कॉर्पोरेट सेक्टर खरीदती है कि हम अपने इंडस्ट्री को इस एरिया में इस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि अब एक नई जमीन खरीदी गई है तो कुछ कैपिटल का गेन हुआ है। कैपिटल इज लॉन्ग टर्म नॉन लिक्विड मनी। तो इस कैपिटल के गेन होने पर कॉर्पोरेट सेक्टर को गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करने की जरूरत पड़ती है। इस टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फॉर गुड्स प्रोड्यूस्ड इन NIMZ एरिया। और बहुत ही रिसेंटली 3 एरिया को घोषित किया गया है कि यहाँ पर NIMZ का कंस्ट्रक्शन होगा। पहला इज संगारेड्डी ऑफ तेलंगाना, सेकेंड इज प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड लास्टली इज जाजपुर इन उड़ीसा। तो ये 3 जगहों का भी नाम आप ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या तरीके का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चलता है। यूजुअली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर पब्लिक सेक्टर का दैट इज गवर्नमेंट का से बहुत ज्यादा रहता है तो उसको हम लोग PSU के नाम से जानते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग मॉडल्स बनाए गए थे जिसमें किसी का क्लियर स्टेक नहीं डिफाइंड था। ये कुछ मॉडल्स का एग्जाम्पल है बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, सेकेंड इज इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, और बहुत ही रिसेंटली आया हुआ हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। पहला वाला एज द नेम सजेस्ट कि प्राइवेट सेक्टर किसी रोड के प्रोजेक्ट या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, इसी को वो ऑपरेट भी करेगा, और ऑपरेट करने के बाद जब उसके प्रॉफिट्स कवर हो जाएंगे तब वो ट्रांसफर कर देगा गवर्नमेंट को। सो बिल्ड एंड ऑपरेट बाय प्राइवेट सेक्टर, आफ्टर प्रॉफिटेबिलिटी हैज बीन रीच्ड, ये गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
लेकिन ये मॉडल कुछ काम नहीं कर पाया क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कभी क्लियरली स्टेट ही नहीं करती थी कि उसका प्रॉफिटेबिलिटी अब पहुंच चुका है, अब इसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, या फिर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में कोई तालमेल नहीं बैठ पाता था कि हम लोग इस पॉइंट पर एग्री कर जाते हैं कि इतने प्रॉफिट मार्जिन के बाद आप ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में ट्रांसफर कर दीजिएगा। सेकेंड मॉडल जो इसके बाद आया वॉज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये एक सादा सादी प्रोसीजर है जिसमें गवर्नमेंट कोई जिम्मा अपने हाथ में नहीं लेती है, वो सीधा सीधी ये बोलती है कि हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बना करके मेरे हाथ में वापस लौटा दीजिए। सो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर फिनेंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन ये दोनों बहुत ज्यादा रहता है। इसमें डिजाइन का भी आइडिया गवर्नमेंट का ही होता है, सो इट इज इंजीनियरिंग आइडिया फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। गवर्नमेंट ही सारी चीजों का प्रोक्योर करके फाइनल अप्रूवल लेकर के प्राइवेट सेक्टर के हाथ में प्रोजेक्ट दे देती है और प्राइवेट सेक्टर कंस्ट्रक्शन करके वापस गवर्नमेंट को लौटा देता है। लेकिन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल भी लंबे दिनों तक काम नहीं आया क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स स्टॉल हो जाते थे। तो फाइनली एक नया मॉडल प्रपोज किया गया है विच इज हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का बराबर बराबर का से रहता है। इस मॉडल के तहत टोटल रेवेन्यू का जो खर्च है उस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट को बनाने का, उसको 60-40 के रेशियो में डिवाइड किया जाता है, जिसमें 40% प्राइवेट सेक्टर अपने से पैसे लेकर के आती है और उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देती है और अगले 3 सालों में एनुअली गवर्नमेंट 20% करके बचे हुए 60% प्राइवेट सेक्टर को पे करती है सच दैट कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाए। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सिर्फ 40% प्राइवेट सेक्टर से मांगी है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और फाइनली जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर इस 40% को कवर करके इस प्रोजेक्ट से बाहर हो जाती है। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि पूरा का पूरा पैसा एक साथ प्रोजेक्ट में नहीं लगता है, जिसकी वजह से हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट वैसे एसेट को कहा जाता है जो कि कोई रिटर्न देने लायक नहीं बची हो। अब क्योंकि पूरा पैसा एक बार में नहीं लगता है तो प्रोजेक्ट का स्टॉलिंग भी अफेक्ट नहीं करता है और इस स्टॉलिंग की वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी नहीं बन पाता है। एक और एडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट टाइम रहता है टू रीपे वो 60% 3 सालों में बांट करके, और इसलिए गवर्नमेंट अपने फिनेंसेस को भी आराम से मैनेज कर सकती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट के सिलेक्शन के लिए एक नया मॉडल प्रपोज किया गया है विच इज स्विस चैलेंज मॉडल। लेकिन इस मॉडल को समझने से पहले हम लोग एक और टर्म से वाकिफ हो लेते हैं, दैट इज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स एंड ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है जो बिल्कुल सादा सादी हो और एकदम फ्रेश स्टार्ट किया गया हो, लेकिन ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स वैसे प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है लेकिन इसमें कुछ माइनर चेंजेस लाने की जरूरत है। अब आते हैं वापस स्विस चैलेंज मॉडल पर। इसको समझने के लिए हम लोगों को एक प्राइवेट एजेंसी P1 को समझना होगा। ये एक इनोवेटिव आइडिया लेकर के गवर्नमेंट के पास जाती है कि लेट अस से हम लोग ऑप्टिकल फाइबर पूरे कंट्री में बिछाते हैं, इसका हम ये चार्जेस लेंगे, आप मेरे को ये पैसे दीजिए और हम ये काम खत्म करके आपको देंगे। जब ये इनोवेटिव आइडिया गवर्नमेंट को पता चलता है तो गवर्नमेंट मार्केट में एक टेंडर फ्लोट करती है और अलग अलग कंपनीज को बुलाती है कि आप आइए और बताइए कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का आप क्या चार्जेस लेंगे। लेट अस से इसमें अलग अलग प्राइवेट एजेंसीज पार्टिसिपेट करती हैं, दैट इज P2, P3, P4, और ये लोग अपना कुछ नया आइडिया गवर्नमेंट को सजेस्ट करती है। तो गवर्नमेंट एक बेस्ट मॉडल लेकर आती है फॉर आइडिया और उसका कॉस्ट, जो कि कम कॉस्ट में एक बेस्ट आइडिया इंप्लीमेंट हो सके। इसलिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि ये सारा ट्रांजैक्शन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहता है कि किस कंपनी ने कितना कॉस्ट प्रपोज किया था और
फिर गवर्नमेंट ने किस कंपनी को सेलेक्ट किया था। सो गवर्नमेंट गोज बाय ओपन टेंडर फ्लोटिंग और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कम दाम में सबसे अच्छा प्रोजेक्ट कौन सा वाला मिल सकता है। इसके अलावा एक और टर्म जो हम लोगों को जान लेने की जरूरत है, दैट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग में गवर्नमेंट ये कहती है कि लेट अस अज्यूम एक प्राइवेट एजेंसी है P1 जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने चली थी, लेकिन बीच रास्ते में पता चलता है कि कुछ फंडिंग में कमी रह गई है। तो इस कमी को भरने के लिए गवर्नमेंट सामने आती है टू मेक दिस प्रोजेक्ट वायबल। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कि इस गैप को फुलफिल करके इस प्रोजेक्ट को वायबल बनाता है, ऐसे फंडिंग को वायबिलिटी गैप फंडिंग कहा जाता है। ये आप मैप देख सकते हैं जहां पे काफी सारे स्टेट्स ने स्विस चैलेंज मॉडल को अपनाया है। दैट इंक्लूड्स राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। अब आते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जो ये कहता है कि adoption of PPP model for infrastructure development of the country has not been free of criticism. Critically discuss the pros and cons of the model. तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि PPP मॉडल बहुत सारा क्रिटिसिज्म फेस किया है, क्रिटिकली डिस्कस करने की जरूरत है, इसलिए PPP मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करना होगा और सोल्यूशन में आपको बताना होगा कि PPP मॉडल को किस तरीके से सुधारा जा सकता है सच दैट ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्रीज आ करके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए तैयार हो। इकोनॉमिक सर्वे हर बार इस बात को डिस्कस करता है कि प्राइवेट कंपनीज का क्राउड आउट हो गया है फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इनको पूल इन करने के लिए हम लोगों को क्या क्या टेक्निक लगाने की जरूरत है, इसका कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको सोल्यूशन में डालना चाहिए। आई वुड सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगले वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।